अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल कल सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में खेला जाने वाला है, जबकि इस सीरीज़ के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दी। सीरीज़ का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, तो उधर कार्डिफ से भी वेदर अपडेट्स को इतनी अच्छी आ नहीं रही हैं। 92% चांसेस हैं रेन के, और वहाँ की वेदर अपडेट्स खासी एक्यूरेट होती हैं। अगर 92% चांस है तो बारिश लाजमी होगी, यानी कि मैच में खलल रहेगा। इंग्लिश टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। याद रहे कि ये 4 T20 मैचेस की सीरीज़ है। राइट, द नेक्स्ट पर पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अहमद, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। दूसरा जो T20 इंटरनेशनल खेला गया, अगेन सबसे पहले जो एक मसला पाकिस्तान टीम को है कि सॉल्यूशंस भी शायद टीम में अवेलेबल हैं, प्लेइंग 11 में भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम शायद एग्जीक्यूट सही तरह नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ्तिखार अहमद एज अ बैटर खेल रहे हैं टीम में, और उनको हम नंबर 7 पे खिला रहे हैं। शुडंट ही बी बैटिंग अप? और आपको लगता है ये चीज़ें सही चल रही हैं और इसी में सोल्यूशन निकाला जा सकता है? कि सबसे पहले तो मेरा राइट, अनफॉर्चुनेटली अहमद शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम सिकंदर से यही जानेंगे, बिकॉज सिकंदर और हम इस बारे में डिस्कशंस करते आए हैं कि ये वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से टीम सही परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सिकंदर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? यार देखो, जितनी वो चीज़ें कल हुई हैं पिछले मैच में, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी, ठीक है ना। उसमें बाबर की कप्तानी है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि जी जैसे कि आज भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था सुबह मॉर्निंग शो में कि इमाद से ओवर करवाया, उसने एक आउट कर दिया। मुझे कोई दुनिया की लॉजिक बता दे, किसी ने ज़िंदगी में क्रिकेट खेली होगी, वो मुझे ये बता दे कि उसको तब्दील करने का कोई एक बॉलर जो कि रेगुलर बॉलर हो आकर आउट कर दे और आप उसको तब्दील कर दें। फिर आप उसको लेके 8वें ओवर में इन बिटवीन आप फिर हारिस से भी करा लें, फिर इन बिटवीन आप आमिर से भी करा लें। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी कप्तानी या उनकी सोच का क्या है। आई विश कि हम उनको बिठाकर पूछ सकें कि भाई एक बॉलर उसने आकर आउट कर दिया तो आपने उसको तब्दील 2 रन देकर 1 विकेट ले ली। सिमिलरली सिकंदर, आपके इफ्तिखार का बैटिंग ऑर्डर समझ में आता है कि वो शादाब और आजम खान से नीचे बैट कर रहे हैं। तो कह के थक गया हूँ मैं। शादाब की जो बैटिंग ऑर्डर है कि जिनको गलत फहमी होती है कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और इफ्तिखार के लिए तो मैं पिछले मेरे ख्याल से 4-5 महीनों से ये कह रहा हूँ कि उनका बैटिंग ऑर्डर ही सही नहीं है। वो एज अ बैट्समैन उसको पहले आना चाहिए था। 7 में 8.1 ओवर थे जब बाबर आउट हुआ है, ठीक है, उसके बाद इफ्तिखार को आ जाना चाहिए। राइट, अहमद से हमारा राब्ता वहाँ बहाल हो गया। अहमद, आपका क्या ओपिनियन है बैटिंग ऑर्डर को लेकर, ख़ासतौर पे इफ्तिखार का जो ये मसला है? क्योंकि फ़खर जमान नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद पिछले मैच में भी सिचुएशन ऐसी थी कि इफ्तिखार आकर सेटल डाउन हो सकते थे और सिचुएशन को संभाल सकते थे, फिर आज़म आकर और शादाब आकर अग्रेशन का मुजाहरा करते। सर, आप इनको जहां मर्जी भेज दें, जब तक आप ऊपर से तगड़ा स्टार्ट नहीं देंगे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई जादूगरी नहीं है कि वो आके आपको जो है ना आके मैच जितवाते रहे, 13 की एवरेज आके करते रहे। नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे डिस्गाइज किया जाता है, पाकिस्तानी अवाम को यहाँ पे झूठ बोला जाता है कि हम आके अब अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से डबलिन में, कि हमें अग्रेसिव और 200 प्लस वाली क्रिकेट खेलनी है, चाहे हम 110-120 स्कोर पे आउट हो जाए। क्या मुझे यह बताइए कि हमारे कप्तान की तरफ से जो 26 बॉलों पे 32 स्कोर थे, वो उस तर्ज की क्रिकेट थी? तो सर वो तो आपकी बात ही नहीं मान रहे ना। वो मतलब आपने उनको कैप्टन बनाया है, वो आपकी बात ही नहीं मान रहे। वहां पे जो टीम मैनेजमेंट आपकी मौजूद है वो उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अपने स्टाइल से, जिस तरह 4 साल से वो खेलते आ रहे हैं, 5 साल से वो खेलते आ रहे हैं, वो उसी तरह लेके चलेंगे। और अगर इसी तरह वो लेके चलेंगे तो नीचे से चाहे इफ्तिखार को आप ऑन भेज दें या इफ्तिखार को आप 8वें भेज दें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मसला यहाँ पे आ रहा है कि जब आपकी नीयतों में कमी आ जाती है, नीयतें आपकी मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होती, तो ये होता है। आपने साइम अयूब को इतने सारे फेलियर्स के बाद सिर्फ इसलिए टीम के अंदर रखा हुआ है कि जो आप ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर सके। आपने आजम खान, साइम अयूब, इफ्तिखार और नसीम शाह, सारे आमिर और इमाद, सारे अपने लोग जो अपने लोगों को आपने पैगाम दिया है कि ट्रैफिक जो है ना यहाँ डाइवर्ट करनी है। आपने सारे हार का मलबा, आपकी पूरी कोशिश है कि आप इन 5 लड़कों पे डाल दें।
तो जब आपका माहौल इस तरह का है, जब आपकी नीयत इस तरह की है और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस नीयत के साथ। और आपको यह पता है, आपको लगता है कि इन 5-6 प्लेयर्स को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं या आपके लोग क्या कैंपेन चला रहे हैं, इनको सब पता है। और अगर इसी टीम के खिलाड़ियों को ये पता है कि आप ही के लोग उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उन पे सारा हार का मलबा फेंकने के चक्करों में है, वो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके लिए खून की जान की बाजी लड़ा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट आपको वहां से करना है। आपके कप्तान को पहले ये मानना है, वो जो एक थ्योरी है ना जो इनके बड़ों ने बताई हुई है कि अपना 50 करना है, बस अपना 50 करी, बाकी सोशल मीडिया से देख लांगे कि करके मैं और दीगर इश्यूज पे भी आ जाता हूँ। अहमद, वाहिद प्लेयर जो इस माइंडसेट से खेलता हुआ नजर आया वो फ़खर जमान थे, और वाहिद प्लेयर थे जिनके बल्ले पर इस तरह बॉल आ रहा था। एक्सेप्शनल स्टफ फ्रॉम हिम। ऐसा लगता है काफ़ी काम किया उन्होंने अपने ऊपर, वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल दानिश, फ़खर जमान ही वो प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं जो T20 के हिसाब से इस वक्त जो दुनिया में T20 क्रिकेट है उस हिसाब की क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें, हमने पिछले कोई 2 सालों में मेरे ख्याल में 5 से 6 बैटिंग कोच चेंज किए। 3 दिन पहले हमने मोहम्मद यूसुफ को भी बैटिंग कोच के ओहदे से फारिग किया। गैरी कर्स्टन को, जो हमारे हेड कोच हैं, उनको बैटिंग कोच बना दिया। लेकिन जो बात अहमद कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा है कि हमारा ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। आप अब बहुत अरसे बाद चूँकि हम किसी बड़ी टीम से खेले हैं T20 में, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड ने जिस तरह आप देखें पहली गेंद से लेके जॉर्ज बटलर ने जो चार्ज किया है और क्रिस जॉर्डन ने जहां 20वां ओवर ख़त्म हुआ है, उनके किसी बैट्समैन ने रुक कर बैटिंग नहीं की है। हमारे यहाँ कुछ बैट्समैन अपने लिए खेल कर आउट हो जाते हैं, सिवाय फ़खर जमान के। तो फ़खर जमान का जो ब्रांड है, ये वर्ल्ड क्रिकेट का ब्रांड है जिससे हम बड़ी टीमों को कम्पीट कर सकते हैं। भट्टी साहब, अहमद पूछ रहे हैं वो कौन है, ये भी बताएं। वो कुछ कौन है ना, बताएं। अब तो खुल के देखें। अगर अभी भी आप हॉकी वाला हाल तो नहीं करना ना भट्टी साहब क्रिकेट का। अगर अभी भी लोगों को नहीं बताना, लोगों को आगाह नहीं करना, फिर कोई फायदा नहीं है हमारा बैठने। वो कुछ कौन है, बताएं खुल के। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान टीम की जो बागदौड़ है पिछले एटलीस्ट 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, वो तो बाबर आजम के हाथ में, सिवाय वो 5 मैच जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आए, या 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच जिसमें शान मसूद ने कप्तानी की। तो मेरे ख्याल में मेन जो पाकिस्तान क्रिकेट का पावर कॉरिडोर रहा है पिछले कई सालों में मुख्तलिफ चेयरमैन के दौरों अदवार में, वो तो बाबर आजम के हाथ में रहा है। ठीक है, हम जरा ओपनिंग के इशू की बात कर रहे हैं ना याया। हम साइम अयूब को अब 21 मैचेस दे चुके हैं, 15 की एवरेज है उनकी। उधर आज़म खान भी मुतादिद मैचेस ले चुके हैं और उनकी भी एवरेज 11 की है। सो कितने मैचेस काफ़ी होते हैं एक प्लेयर को आजमाने के लिए, या फिर अब आप 15 का ऐलान कर चुके हैं तो अब यही है हमारे पास? उस्मान का भी एक आपके पास ऑप्शन है, उनको भी कुछ मैच प्रैक्टिस दे दें ताकि कुछ फॉल बैक करने के लिए तो हो आपके पास। देखिए दानिश, बाबर आजम के बाद मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 10 सालों में साइम अयूब वो दूसरे बल्लेबाज नज़र आए हैं जिनको इतना बड़ा लंबा रन मिला है। बाबर आजम को रन तो मिले हैं, फ़हीम अशरफ को रन मिला है, शादाब खान को रन मिला है। नहीं, इस तरह नहीं मिला। काफ़ी सारे प्लेयर्स को बगैर परफॉर्मेंस से रन मिले हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं मिला किसी को जितनी बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में मिला, और अब साइम अयूब को आप खिला रहे हैं। अब उसके पीछे क्या सोच है, उसके पीछे आपका क्या विज़न है, ये तो वही बता सकते हैं जो उनको खिला रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें कि अब करना क्या है, तो देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टीम है पाकिस्तान की जो कि वर्ल्ड कप 2024 के लिए मुंतखब हुई है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शाहीन अफरीदी। अब आपको जब भी 11 रुकनी टीम बनानी है तो बाकी 7 खिलाड़ी आपने मुंतखब करने हैं। ये 4 तो लाजिम व मलजूम होने चाहिए पाकिस्तान की टीम में। और ये जो बात होती है ना कि यार वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, रिटायर प्लेयरों को आप वापस लेकर आ गए हैं, तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया है सूफिया गार्डन कार्डिफ के 30 T20 से पहले बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड में कि वो क्यों पाकिस्तान टीम में आए हैं, क्यों वो पाकिस्तान टीम के लिए लाजिम व मलजूम है, क्यों उनकी परफॉर्मेंस को हम इतना हाई रेट करते हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि
इमाद वसीम और आमिर के बगैर आपकी टीम बनती नहीं है। बाकी वो वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए आए हैं, उसके बाद वो फिर क्रिकेट से अलग हो जाएंगे, बैनुल अक़वामी क्रिकेट को छोड़कर अपनी T20 क्रिकेट पर फोकस करेंगे। लेकिन इनकी जो ये दो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, ये हमारी टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो 4-4, 5-5 साल से मुझे ऐसा लग रहा है एक ने 5 और एक ने 4 विकेटें ले ली हैं और आउट क्लास कर दिया और 40 के स्कोर पर इंग्लैंड को आउट कर दिया है और साथ साथ इमाद वसीम ने सैकड़ा भी कर दिया है। पिछले 6 मैचेस मोहम्मद आमिर ने जिता दिए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुनकर थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाता है सिकंदर, बिकॉज हम नॉर्मल परफॉर्मेंसेस को, मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है उनको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। यही वजह है कि शादाब खान और ऐसे प्लेयर हमारी टीम में अटूट अंग बन चुके हैं। यार मुझे नहीं समझ में आया कि जाया ने जो उनकी तारीफ करके पुल बांध दिए हैं उन्होंने, बिल्कुल आपने सही कहा। कौन से मैच उन्होंने अभी पिछले 8 मैचों में उन्होंने क्या कर दिया? क्या आयरलैंड की आप बात कर लें, आप उससे पहले न्यूजीलैंड की बात कर लें, जो भी बात कर लें, खैर न्यूजीलैंड तो नहीं थे, बट आयरलैंड के अगेंस्ट भी कौन सी विकेटें ले ली थी जो इतने कलाबे मिलाए जा रहे हैं जिसे कहते हैं। यार मैं तो खैर देखिए, मैं तो एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि जब आप अपने सिस्टम को तोड़ दें और सिस्टम से बाहर सी चीज़ें करने लगे ना, तो उसके बाद चाहे वो कोई दुनिया का कोई कुछ भी कर रहा हो, मैं नहीं मानता उसको। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमने हर चीज़ का सिस्टम ख़त्म कर दिया है और क्रिकेट की अब बारी आ गई है कि क्रिकेट के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। आप खुद अपने मुंह से या कह रहे हैं कि अभी वो खेलेंगे, उसके बाद वो छोड़ के चले जाएंगे और फिर जाकर वो अपनी लीगें खेलने लगेंगे। तो भाई ये कोई क्रिकेट है? इस तरह खेली जाती है कि वो आप आएँ अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के लिए खेलें, अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चले जाएं और हम उनके लिए इंतज़ार में तालियां बजाते रहें? ऐसा नहीं होता। वी हैव टू ड्रॉ लाइन कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में रह के सबने खेलना है, वरना तो दुनिया की सारी क्रिकेट इसी तरह चलना शुरू हो जाए ना। हम क्यों पीछे जाते जा रहे हैं? वो जो बात कर रहा है शहजाद, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि वहाँ पर एक गैंग है जो कि कंट्रोल करता है क्रिकेट को और कोई नहीं करता। उसमें बाबर जो लीड करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने प्लेयरों को खिलाते हैं, दैट्स ऑल। और वो पाकिस्तान का नहीं सोचते, वो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं कि मैं 50 कर लूँ, मेरा रैंकिंग बढ़ जाए, वहाँ पर मेरा नंबर बढ़ जाए, और कुछ नहीं होता। और क्यों करते हैं ये रैंकिंग बढ़ाते हैं? ताकि वो उनका जो एजेंट है वो आगे जाकर ज़्यादा पैसे मांगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाह रहा हूँ मैं डिस्कशन में। नसीम शाह को पिछले मैच में हमने नहीं देखा है। अहमद, क्या नसीम शाह को आप प्लेइंग 11 में देखते हैं? क्योंकि हारिस रऊफ को पिछले मैच में हमने देखा, 2 विकेट्स भी उन्होंने हासिल की और 34 रन भी दिए। तो कैसा था उनका कमबैक और क्या हम नसीम शाह को स्क्वाड में देखते? दो बैट्समैन सीनियर प्लेयर्स और 2 या 3 फास्ट बॉलर्स, वो नसीम की सक्सेस से जेलस है। वो उन्होंने पूरे प्लान के तहत प्लानिंग क्या की है, ये मैं किसी और दिन आपको शो में बताऊंगा। पूरे प्लान के तहत उन्होंने नसीम शाह को बाहर किया है। वो नसीम शाह को देख नहीं पा रहे हैं, यही रियलिटी है। इसको प्रूव करना, इसके आगे बात करना, वो मैं जब चाहे जौन से मर्जी प्लेटफॉर्म पे कर दूंगा, लेकिन रियलिटी ये है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने साइम अयूब को इसलिए रखा है कि लोगों की ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और आपका क्रिटिसिज्म शेयर हो जाए, आजम खान के ऊपर आपने चुड़ियां इस तरह जो है ना तेज करवाई हुई अपने लोगों से, उसके बाद नसीम शाह के साथ आप इस तरह कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम बहुत पीछे हैं। और अब वो 4 साल वाले काम नहीं रहे कि हम चुप रहे। आप हम टीवी पे हैं, लोगों को सब पता है, बाकी जो नहीं पता वो सबको बताएंगे ताकि उनको पता लगे कि उनके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, आवाम के इमोशंस के साथ किस तरह खेला जा रहा है। ठीक है, मैं हारिस रऊफ के बारे में जानना चाह रहा हूँ। सिकंदर, हारिस रऊफ का कमबैक कैसा लगा आपको? 2 विकेटें हासिल की उन्होंने, 34 रन दिए, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे इंजरी से पहले खासे एक्सपेंसिव जा रहे थे वो। डिड ही लुक बेटर टू यू? और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हारिस रऊफ और अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे आगे? यार मुझे एक तो समझ भी नहीं आ रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स का गेंद स्विंग क्यों नहीं हो रहा। वो वैसा स्विंग पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मैंने देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर नसीम शाह का भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पढ़ के बाहर निकल रहा था, इनका भी, मगर ना हारिस रऊफ का गेंद स्विंग हो रहा है ना उनका गेंद स्विंग हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है इन लड़कों को। कि एक तो देखिए जो नया गेंद से जो स्विंग होता है ना, वो बड़ा नेचुरल होता है और एक बॉलर की अपनी एक क्वालिटी होती है। अगर आप आके बोलें किसी बॉलर को मुझे सिखा दो, वो नहीं सिखा सकता। वो उसके कुदरती तौर पे उसका स्विंग होता है, वो किसी का नज़र नहीं आ रहा। हारिस रऊफ ने कोई बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉल नहीं कि उसने एक नॉर्मल गेंद की है, मगर चले मैं उसको इसलिए एक कुशन दूंगा कि वो एक इंजरी के बाद आया है, उसको थोड़ा सा कुशन आप दे दें। ठीक है, अगले मैच में देखेंगे, उसके बाद अगले मैच में देखेंगे, हमें पता चल जाएगा उसका रिदम है नहीं। मगर
शाहीन कराते हुए आ रहे हैं, साथ में आमिर भी गेंद कराता हुआ आ रहा है, ये लड़के तो कराते हुए आ रहे हैं। मुझे वाला स्विंग जो ऐसा मूवमेंट होती है वो नज़र नहीं आ रही है। इवन हमें आयरलैंड में भी नज़र नहीं आई थी। ये तो इंग्लैंड है यार, इंग्लैंड में तो होती है। हम परेशान थे कि आयरिश कंडीशन में भी स्विंग नज़र आती है, और अब जो मीडियम पेसेस है खासतौर पर उनको तो लाजमी मिलती है, लेकिन उनको भी नहीं मिल रही थी। खैर, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आया और नतुल माजिद भट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात चल रही है तो थोड़े से वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं। बड़ी साहब, पाकिस्तान के ग्रुप में भारत के अलावा आयरलैंड, यूएसए और कनाडा की टीमें भी हैं। पहला मैच पाकिस्तान का यूएसए से है। उधर यूएसए ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 1 से हरा दिया है। पहले 2 मैच उन्होंने जीत लिए थे। तो आप यूएसए की टीम को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, हर टीम को ही सीरियसली लेना पड़ेगा, बट पहला मैच आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर। उसकी दानिश ये भी वजह है कि हमें यूएसए की कंडीशंस का पता नहीं है। हम लोग पहली बार यूएसए में खेलने जा रहे हैं। यूएसए की टीम ने, जिस तरह अभी आपने बताया कि 2-1 बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीती, और हमारा अभी जो रिसेंट पास में T20 का रिकॉर्ड रहा है, अभी हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड की वीक टीम से 2 मैच हार गए, आयरलैंड से 1 मैच हार गए। तो लिहाजा इस T20 फॉर्मेट में मेरे ख्याल में कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जिसको आप अभी से प्रेडिक्ट कर दें कि भाई वो सारे मैच जीत जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान नो डाउट बहुत सुपीरियर है, अच्छी टीम है, लेकिन बड़ी मोहतात अंदाज में बेहतर सिलेक्शन के साथ और दानिशमंदी से अपने मामलात को आगे लेके चलना होगा। पाकिस्तान यूएसए को हरा सकता है, लेकिन अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर यूएसए पाकिस्तान को मुश्किल डाल। सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेटिंग फैंस और एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डार्क हॉर्स है। मैथ्यू हेडन ने भी यही कहा है। बट या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ पता चलता है ना कि माइंडसेट क्या चल रहा है टीम का। हम जो बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 की, क्यों साइम और आजम को बार बार मैचेस दिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि लीग की परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ है इन्होंने? बिकॉज इमाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने भी कहा कि साइम ने बड़े रन किए हैं करीबियन प्रीमियर लीग ने, आजम ने बड़े रन किए हैं, तो उन कंडीशंस में ही हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं। Is that what's on their mind? देखिए दानिश, अभी आप यूएसए की बात कर रहे थे, स्कोर कार्ड देखकर आप चीज़ों को अज्यूम नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है टीम के अंदर, और इसीलिए उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है। यूएसए की टीम कोई हैरानकुन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं देने वाली। हमारा 6 तारीख को यूएसए से मैच है, 9 तारीख को इंडिया से मैच है, 12 तारीख को हमारा मैच है जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर। आप कह रहे हैं घबराए नहीं हम यूएसए से? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 16 तारीख को जो हमारा फ्लोरिडा में आयरलैंड के साथ मैच है उसमें कह सकता हूँ कि थोड़ा सा खतरनाक मैच है। और 2007 में भी हमें आयरलैंड जमैका में जो है वो डिच कर चुकी है। तो ये जो पाकिस्तान की टीम है इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी टीम जो है वो अनवर मकसूद कह रहे थे कि बहुत दूर हम भेज रहे हैं टीम को, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ियों, सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी मौजूद हैं, और हमने देखा है माजी में अनप्रेडिक्टेबल का टैग इस टीम के साथ मौजूद है। और ये टीम, आप जब इस टीम के बारे में सोचना ख़त्म करते हैं, ये टीम वहाँ से परफॉर्म करना शुरू करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अब आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई, मैं सलमान अली आगा के हवाले से बात कर रहा था, टीम मैनेजमेंट ने भी वर्ल्ड कप से पहले ये सोच विचार की कि उनको टीम में लाना चाहिए। आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि सलमान अली आगा को नहीं रखा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अब इस टीम में आज़म खान की और साइम अयूब की जगह नहीं बनती, उनको आपको बाहर बिठाना चाहिए और 3 स्पिनर के साथ आपको अब हर मैच खेलना चाहिए। शादाब खान को आपको अब नंबर 4 पर एज ए बैट्समैन ट्राई करना चाहिए, और इमाद वसीम और अबरार तीनों के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए। अच्छा अहमद, आप अग्री करते हैं इस पूरे प्लान से कि शादाब को नंबर 4 पे बैटिंग कराना चाहिए और इफ्तिखार जो एज ए बैटर खेलते हैं उनको 7 पे खिलाना चाहिए? नहीं। तो फिर सही बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए आपकी नज़र? आपको उस्मान को ओपनर लेके आना है रिजवान के साथ। आपको तीसरे नंबर पे बाबर आजम को आना चाहिए। चौथे नंबर पे आपका जो इफ्तिखार है वो आएंगे। 5वें नंबर पे आपके आजम खान आएंगे। चौथे नंबर पे फखर जमान, 5वें पे इफ्तिखार, 6वें पे आजम खान, उसके बाद इमाद वसीम, शाहीन, नसीम, व्हाटएवर दे आर। ठीक है। इब्रार शादाब, तो इफ आई मेक प्लेइंग 11, मेरी प्लेइंग 11 में शादाब नहीं है, इब्रार है। तो 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, ठीक है, और 6 आपके पास प्रॉपर बैट्समैन होंगे, एक आपके पास स्पिनर होगा और इमाद वसीम कैन स्विंग द बैट्स।
अगर लॉजिकली सोचना है ना सिकंदर, तो दिस साउंड सेंसिबल कि आप एक प्रॉपर स्पिनर को टीम में शामिल करें, वो स्पिनर जो स्ट्रगल कर रहा है वो टीम का हिस्सा ना हो। लेकिन ये जो परसेप्शन है ना कि ये 4-5 तो टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो रहा है टीम के लिए पिछले कई सालों से। यार देखो, ये पाकिस्तान की टीम है, हमने ये नहीं देखना कि शादाब को खिलाना ही खिलाना है। भाई क्यों खिलाना है? अगर उनके बल्ले पे नहीं आ रही है, ये हकीकत है, ये तो क्रिकेट के में होता है। किसी के बल्ले पे नहीं आता, किसी से गेंद नहीं गिरता, आप उसको तब्दील कर देते हैं। जो मेरी 11 होगी उसमें या तो बाबर और रिजवान ओपन करें, 1 डाउन आ जाए उस्मान और चौथे पे आ जाए फ़खर, या फिर उस्मान से ओपन कराएं और रिजवान से ओपन कराएं। ये 4 हो गए। उसके बाद आप इफ्तिखार को रखें बैट्समैन। अगर 16 ओवर आ जाते हैं, 17 ओवर हो जाते हैं, तो फिर आप आज़म को भेज दें। अगर नहीं, ओवर पड़े हुए 8-9, तो फिर आप इफ्तिखार से कंटिन्यू करें। नीचे जो है फिर बाकी लड़के हैं, आपके पास इमाद है और आपको इब्रार को खिलाना ही खिलाना है। यार उसकी बेस्ट इकोनॉमी, उसको सिर्फ 2 मैच आपने दिए। बट सिकंदर, आपको लगता है कि अब तक नहीं दिया उनको मैच, तो अब क्या वजह है? देंगे नहीं, क्यों लेकर गए? मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े जो शख्सियात वहाँ बैठी हैं, यूसुफ हैं, रज़ाक हैं, वहाब रियाज हैं, असद शफीक तो बेचारा मासूम बच्चा है अभी, तो ये लोग उनको क्यों सेलेक्ट किया है? क्यों सेलेक्ट किया है भाई? अगर आपको खिलाना ही नहीं है, एक मैच नहीं दे रहे आप उसको, तो क्यों सेलेक्ट किया यार? उसामा को ले जाते हैं, किसी और को ले जाते, घूम कर आ जाता कोई। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी टीम चलनी चाहिए। आज़म की जगह नीचे बनती है, मगर आज़म को आप वो इतने ज़्यादा ओवर ना दें खेलने को। उसको नीचे वो जो उसका है, उसके एक कुछ वीक पॉइंट्स हैं, जैसे बाउंसर्स उसकी वीक पॉइंट है। मुझे लगता है कि उस पर अटैक होगा। जो भी टीमें देख रही हैं उसको, मैं पहले भी कह चुका हूँ एक शो के अंदर कि उसको बाउंस करेंगे, उसके पास वीक पॉइंट है। मगर उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बता दें आप। शादाब, मैं तो उसको बैट्समैन ही नहीं मानता। मैं तो हमेशा कहता हूँ इससे गलत फहमी है कि मैं बैट्समैन हूँ। मैं तो आपको याद है, मैं हमेशा कहता हूँ इसको तो गलत फहमी है कि मैं बैट्समैन हूँ। ठीक है, आप लीग्स वगैरह में कर लेंगे, लीग्स की परफॉर्मेंस में इसलिए नहीं काउंट करता। अभी तो ये लीग का बंदा भी पकड़ा गया है श्रीलंका में, आपने देख लिया, तो उसका ओनर पकड़ा गया। तो वहाँ पे क्या होता है सबको पता है। तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो लीग्स को मैं नहीं बिलीव करता। एक यूटिलिटी प्लेयर होने में और एक प्रॉपर बैट्समैन होने में फ़र्क है। बट ये जो हम इशूज़ की बात कर रहे हैं, अगेन उस्मान खान की अगर बात की जाए, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये टाइम पीरियड जो इस वक्त चल रहा है, ये जो इस वक्त हमारे पास मौका है एक बेहतरीन 11 बनाने का, उसको हम ज़ाया कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि हम बहुत आसानी से साइम की जगह 1-2 मैचेस उस्मान को देकर थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दे सकते थे। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि टीम तो वही बनेगी जो वहाँ पर जहन बैठे हुए हैं और जिन जहनों ने बहुत कुछ सोचा हुआ है। आपको मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ये टीम के लिए लाजिम मलजूम है। और 2 नाम और आ गए, इमाद वसीम और आमिर। आप सिर्फ 5 को आपने टीम में इन करना है। मैं इसलिए बार बार आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पिछले 4 साल से आपने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अब वर्ल्ड कप में वही खेलेंगे जो ट्राई एंड टेस्टेड हैं। ये नहीं होगा वर्ल्ड कप में कि आप साइम अयूब के साथ जाएंगे, ये नहीं होगा वर्ल्ड कप में कि आप आजम खान के साथ जाएंगे। आपने खिला लिया ना उनको, अब आप खिलाएं नंबर 4 के ऊपर शादाब खान को। वो खेलते हैं ना PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आप ओपन कराएं रिजवान एंड फ़खर जमान से। फ़खर जमान अगर 6 में बैटिंग आएगी तो वो इसी तरह खेलेंगे। 6 के बाद गारंटी नहीं है कि वो जितनी एग्रेसिव उन्होंने इनिंग खेली है वो खेलेंगे। और पहले 6 ओवर में कप्तान बाबर आजम को चाहिए कि वो शाहीन आफरीदी, आमिर और इमाद के साथ बॉलिंग करें, 2-2 ओवर उनके कराएं। इमाद को आपने पहले 6 ओवर में 2 ओवर लाजमी डलवाने हैं। अब आपको इस हिकमत अमली के साथ जाना चाहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके बेस्ट प्लेयर हैं। आइडियली तो दानिश, हम एक पॉइंट बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद को भी बहुत लंबा रन मिला हुआ है। इफ्तिखार अहमद मैच विनिंग परफॉर्मस कब दे रहा है? भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि उनको सही नंबर पे भेजा ही नहीं जा रहा? एक जहां भी जा रहा है, एक बैट्समैन देखिए गेम बनाकर खेलने वाला है। देखिए ये भट्टी साहब, आप ये ना कहें शादाब ऊपर गया, आजम ऊपर गया, मौके मिले, लेकिन अच्छी खासी बॉलें फिर भी थी। तो आप प्रूव करें ना। तो इफ्तिखार प्रूव नहीं कर रहा। देखिए भट्टी साहब, आप इस लिहाज से गलत बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन। जब वो खेलता है तो उसको नज़र आता है कि वो खेल सकता है। मगर आप शाहीन को भी उससे ऊपर कर दें तो फिर क्या होगा? यानी कि इंतहा हो गई है कि एक मैच में तो उन्होंने शाहीन को उससे ऊपर भेज दिया। ऐसे नहीं होता। बट एज अ बैटर अहमद, स्पेसिफिकली एज अ बैटर, अगर हम इफ्तिखार के केस में बात कर रहे हैं, हाउ बिग अ डिफरेंस डज इट मेक कि अगर एक बैटर को, एक प्रॉपर बैटर को नंबर 7 पे भेज रहे हैं, और अमूमन जैसे आपने कहा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो छड़ी हिलाएगा और 60-70 रन ऐसी उसकी झोली में गिर जाएंगे। तो उसको अपना टाइम चाहिए, थोड़ा सा इनिंग्स बनाने के लिए बॉल्स चाहिए।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा एज अ बैटर कैसा लगता है, बहुत गलत है, ठीक है, कभी भी कोई भी कम, लेकिन मजबूरी है उसकी। उसने टीवी पे भी आके बोल दिया है 2 दफा तो कि मेरे पास ओवर ही नहीं बचते, और वो क्या करे, टीम से बाहर हो जाए खुल के बोल के। तो मसला ये है कि आपके बाबर आजम जो कप्तान है 4 साल से, उन्होंने मिडिल ऑर्डर बनाया कौन है? मैंने बनाना था, हम तो टीम में ही नहीं है भाई। आपकी जिम्मेदारी थी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने हैं, आपको टुल्ले चाहिए, आपको धड़े चाहिए। इस वजह से आपने कईयों के करियर जाया करा दिए, किसी को परफॉर्मेंस करने नहीं दी, और आपने अनसर्टेनिटी रखी है मिडिल ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नजर आए और कोई भी टीम में परफॉर्मेंस करता नजर ना आए। जब भी बात हो यही हो कि बाबर और रिजवान तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, इनके बगैर टीम नहीं चलेगी। ये पूरा प्लान से हुआ है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें इल्म है, आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से, लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप की वजह से हम चुप होते हैं। बात ये है, उसकी मजबूरी है, उसको जहां पे टीम मैनेजमेंट कहेगी वहीं पे ही खेलना पड़ेगा। अगर आप उससे बुला के पूछेंगे, वो कहेगा मैं 4थे नंबर का प्लेयर हूं, मुझे वहां खिलाएं। लेकिन क्योंकि ऊपर से इनके प्लान कुछ और होते हैं, इन्होंने टाइम लेना होता है, उन्होंने जबरदस्ती उसको 6वें 7वें पे किया हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है ना, जैसे अहमद कह रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस नज़र आए। अनफॉर्चुनेट है कि नए प्लेयर हम टीम में शामिल कर भी रहे हैं तो वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। नोबडी डाउट्स साइम्स टैलेंट, उन्होंने दिखाया है लीग्स में कि उनके अंदर टैलेंट है। नोबडी डाउट्स द हिटिंग एबिलिटी दैट आजम खान हैज़, जो उन्होंने लीग्स में दिखाई है। बट इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर को हैंडल करना, बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े बॉलर्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना, यह सही मानों में मैटर करता है। गुड, ग्रेट एंड लेजेंडरी का डिफरेंस यहाँ पर समझ में आता है। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अहमद शहजाद, सिकंदर बाग से सैयद याहिया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।